रिइंकार्नेशन ऑफ कोल्ड ब्लडेड क्वीन, एपिसोड 22। इसलिए विश्वनाथ जी सख्ती से बोले, रूही और नेहा को माफी मांगने दो। सगाई की टाइम हो गई थी, वो इन पर और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब आगे उनकी बात सुनकर रूही और नेहा का चेहरा और भी बिगड़ गया। क्या पिछली बार की तरह अभी भी उन्हें सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगना पड़ेगा और सबके सामने फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा? पिछली बार से भी ज्यादा लोग इस बार आए हुए थे। अगर उन्होंने माफी मांगा तो उनकी क्या इमेज रह जाएगी सबके सामने। और तो और रायजादा फैमिली मित्तल फैमिली के सामने तो वो बिल्कुल भी घुटनों पर बैठकर माफी नहीं मांगना चाहते थे। रूही ने रोते हुए अपनी मोम और डैड को देखा, पर वो भी इस बार कुछ बिना बोले सिर झुकाए खड़े हुए थे। भाई, रूही ने अमृत और अर्जित की हाथ पकड़कर रोने जैसी आवाज में बोली। अर्जित उसकी हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं है, बस माफी मांग लो। तभी अमृत बोला, रूही, नेहा घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो। रूही और नेहा दोनों ने हैरानी से अमृत को देखा। क्या उनका भाई उन्हें सच में घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए बोल रहा है? ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से माफी मांगो चुड़ैल आंटी। मेरी मम्मी और डैड की सगाई होने वाली है ना, कियान चिढ़ते हुए बोला। वो अपनी मम्मी और डैड की सगाई को जल्दी से देखना चाहता था। रूही और नेहा को ना चाहते हुए भी घुटनों के बल बैठना पड़ा। दोनों बस गुस्से से दांत पीसते हुए माफी मांग सकती थी। उनकी माफी मांगने के बाद दादाजी बोले, चलो अब सगाई का टाइम हो गया है। हाँ डैड मम्मी जल्दी चलिए, मुझे सगाई देखना है आपकी और मम्मी की, कियान भी खुशी से बोला। वो आज सच में खुश था, आखिरकार उसकी इच्छा जो पूरी हो रही थी। सब नेहा और रूही और बाकी सबको इग्नोर करके स्टेज की तरफ चले गए। सारे मेहमान भी रूही और नेहा को अजीब नजरों से देखते हुए वहां से चले गए। अब सिर्फ वहां नेहा, रूही, अमृत, अर्जित, विपुल जी, सीखा जी और नीरज जी, सरिता जी बचे हुए थे। नेहा और रूही दोनों खड़ी हो गई। रूही रोते हुए अर्जित के गले लग गई और सबकी तरफ देखकर बोली, भाई, मोम डैड अब सब मुझ पर हंसेंगे। मेरी इमेज खराब हो गई है। मैंने कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं किया था। मैंने तो उल्टा अपनी दोस्तों को नियति के बारे में कुछ भी बुरा बोलने से मना कर दिया था। फिर नियति मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, जो सबके सामने उसने मुझे बेइज्जत किया? वो जाकर फिर विपुल जी के गले से लग गई। विपुल जी गहरी सांस लेकर बोले, ये सब हमारी गलती है। हमने जो उसके साथ किया उस वजह से ही वो हम सब से नफरत करती है। और तुम चिंता मत करो, लोग आज की बात कल को भूल जाते हैं। सीखा जी आज कुछ नहीं बोली। उन्हें आज खुद में झांकने से भी डर लग रहा था। उन्होंने क्या किया आज उन्हें समझ में आ रहा था। नियति के सवाल उन्हें अंदर तक झंझोर गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत कीमती चीज खो दिया है। पर इसमें भी उनकी ही गलती है, वो यही सोचते हुए वहां से स्टेज की तरफ चली गई। विपुल जी सीखा जी की मन की बात को समझ पा रहे थे। आज सीखा जी के पास ना तो उनकी फैमिली का सपोर्ट था और न ही नियति जो उन दोनों की बेटी थी। उन्हें इस वक्त खुद को ही दोषी महसूस हो रहा था। उनकी वजह से सीखा जी अपने फैमिली से दूर हो गई, फिर उनकी और उनके बच्चों की वजह से वो नियति से दूर हो गई। वो ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि क्या अगर सीखा जी किसी और से शादी करती तो क्या वो ज्यादा खुश नहीं रहती। विपुल जी ने रूही की सिर को सहलाया तो उन्हें नियति की याद आ गई। क्या उन्होंने कभी ऐसे नियति की सिर पर प्यार से हाथ फिराया है? कभी नहीं। उन्होंने हमेशा ही नियति को खुद से दूर रखा है और आज उनकी बेटी उनसे इतनी नफरत करती है कि उन्हें अब उम्मीद भी नहीं है कि वो कभी ऐसे प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेर पाएंगे। विपुल जी जा हाथ अनायास सी रूही की सिर से हट गया। उन्होंने स्टेज पर जा रही अपनी बेटी को देखा। प्रखर नियति को गोद में लिए ऊपर जा रहा था। विपुल जी की आंखें नम हो गई और वो बोले, चलो सगाई की टाइम हो गया है। रूही ने गुस्से में स्टेज की तरफ देखा। नियति को देख उसकी गुस्से और नफरत का कोई सीमा नहीं था। आज तो उसकी मोम ने भी उसकी रोने पर उसे नहीं समझाया और स्टेज की तरफ चली गई। और प्रखर नियति से इतना प्यार करता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नियति को ही क्यों सब कुछ मिल रहा है। उसकी इतनी सारी अचीवमेंट और प्रखर जैसा हैंडसम और दुनिया की टॉप पर रहने वाला लड़का, वो नियति का क्यों है, उसका क्यों नहीं है? इस वक्त नियति की जगह तो उसे होना चाहिए था। सबकी अटेंशन और प्यार भी उसके लिए होना चाहिए था। ये सगाई भी उसकी होना चाहिए था। प्रखर भी सिर्फ उसका होना चाहिए था।
जब सब चले गए नेहा ने उसे आवाज दी तो रूही अपने होश में वापस आई और स्टेज की तरफ देखा। इस वक्त सिर्फ नेहा और अर्जित ही उसके पास खड़े थे। रूही तुम अंदर चली जाओ अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो, अर्जित बोला। तो उसकी बात सुनकर रूही बोली, नहीं भाई मैं ठीक हूँ। अगर मैं चली गई तो सब कहेंगे कि मैं नियति की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए चली गई। वो वहां से स्टेज की तरफ चली गई और नेहा, अर्जित भी चले गए। नव्या रिंग की थाल लेकर खड़ी थी। उसने प्रखर को एक रिंग बॉक्स दिया जो प्रखर खुद नियति के लिए लेकर आया था। प्रखर ने रिंग को निकाला और नियति की रिंग फिंगर में पहना दिया। सारे घरवाले और मेहमान तालियां बजाने लगे। कियान नियति के पास ही खड़ा था। इस वक्त उसकी आंखों में चमक आ गई। मम्मी अब आप भी पहनाए। उसे शादी के बारे में इतना तो नहीं पता था, बस पता था कि सगाई और शादी के बाद उसकी मम्मी ऑफिशियली उसकी मम्मी बन जाएगी, इसलिए तो वो इतना एक्साइटेड था, वरना वो अपने डैड को भी अपनी मम्मी के आसपास ज्यादा नहीं आने देता। वहीं सारे फैमिली वाले और मेहमान तालियां बजाने लगे। नियति ने भी प्रखर को रिंग निकाल कर पहना दिया तो फिर से क्लैपिंग करने लगे। दादाजी, दादी माँ और तीनों फैमिली बहुत खुश थे। सारे मेहमान आकर रायजादा फैमिली और शेखावत फैमिली, भारद्वाज फैमिली को बधाई देने लगे। मेहमानों ने गिफ्ट तो कब का दे दिया था, पर रायजादा फैमिली वालों ने गिफ्ट नहीं दिया था, इसलिए सब देखना चाहते थे कि रायजादा फैमिली से सब अपनी होने वाली बहू को क्या गिफ्ट देने वाले हैं। तभी अंकिता जी स्टेज पर गई और उन्होंने एक स्टाफ के हाथ से बॉक्स लेकर नियति को दिया। सारे मेहमान एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि अंकिता जी ने नियति को क्या तोहफा दिया है। नियति ने स्माइल के साथ उनकी हाथ से गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, इसलिए सब तोहफा यहीं खोलने की रिक्वेस्ट करने लगे। नियति ने गिफ्ट बॉक्स ओपन किया तो एक पल के लिए सबकी आंखें दे से उस चमक से चौंधिया गई। फिर एक तेज आवाज से सब होश में आए। एक इंसान चिल्लाते हुए बोला, ये क्या ये इटरनल डायमंड क्राउन नहीं है जो रायजादा फैमिली की कीमती धरोहर माना जाता है, जो उनकी लास्ट क्वीन ने इसे पहना था। सब हैरानी से उस क्राउन को देख रहे थे जिसे अंकिता जी ने प्रखर को नियति की सिर पर पहनाने के लिए बोला। पूरे हॉल में बात करने की और हैरान से भरा आवाज गूंज रही थी। क्या यही क्राउन है? कितना खूबसूरत है, सच में 999 छोटे डायमंड के साथ बीच में वो इटरनल पिंक डायमंड के साथ बहुत खूबसूरत है। पर क्या इसे रायजादा फैमिली अपनी होने वाली बड़ी बहू को नहीं देती है? ये तो शादी के वक्त या बाद में दिया जाता है ना, तो फिर रायजादा फैमिली ने अपने रूल्स को तोड़कर इस बार सगाई में इसे क्यों दिया? क्या पता शायद वो सब पूरी तरह से डिसाइड कर चुके हो कि वो मिस नियति शेखावत को ही अपनी बहू बनाएंगे। बहुत सारी लड़कियों को नियति से इस वक्त जलन हो रही थी। अगर वो प्रखर से शादी करते तो इस वक्त ये इटरनल डायमंड क्राउन उनका होता, पर अब तो ये पॉसिबल नहीं था। वहीं रूही भी नफरत से नियति को देख रही थी। प्रखर ने आराम से नियति की सिर पर क्राउन पहना दिया था। नियति का ऑरा, पर्सनैलिटी तो पहले से ही किसी क्वीन जैसा था और इस वक्त वो उस क्राउन पहने सच में किसी देश की क्वीन ही लग रही थी। अगर नियति नहीं होती तो ये क्राउन उसका होता। अगर नियति शादी के लिए मना कर देती तो प्रखर और क्राउन सब उसका होता। सब बातें करने लगे थे। सबको पता था ये क्राउन 400 करोड़ कीमत की है और रायजादा फैमिली ने शादी से पहले ही नियति को क्राउन दे दिया। यही दिखाता था कि रायजादा फैमिली के लिए नियति कितनी ज्यादा कीमती है। जरूर वो नियति को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिर राजनाथ जी और सुमित्रा जी एक साथ ऊपर गए। राजनाथ जी ने एक बॉक्स नियति को दिया। उन्हें कल ही पता चला था उनकी प्यारी पोता बहू लेमिस ब्रांड की ओनर है, इसलिए उन्होंने एक कीमती जेड उसे गिफ्ट दिया था। नियति ने झुककर राजनाथ जी को थैंक यू कहा। ये जेड उसे सच में अच्छा लगा था। उस जेड को देखकर भी सब हैरान रह गए क्योंकि वो जेड भी करोड़ों का था। एक नीलामी में ये जेड पत्थर 40 करोड़ में बिका था और इसे मिस्टर ओल्ड रायजादा ने खरीदा था। सबको पता था कि ओल्ड रायजादा एंटीक चीजें और जेड के लिए कितना ऑब्सेस्ड है। आज वो इसे अपनी होने वाली पोता बहू को दे रहे थे, इसलिए सब फिर से जलन से भर गए। ओल्ड मिस्टर रायजादा भी अपनी होने वाली पोता बहू को एक्सेप्ट कर चुके थे। सुमित्रा जी ने भी नियति को एक नेकलेस दिया जो उनकी खानदानी नेकलेस था। ये सिर्फ अपनी बेटियों को दिया जाता था, पर अफसोस सुमित्रा जी की कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने इस नेकलेस को प्राची के लिए रखा था, पर अब वो इसे नियति को दे रहे थे। सब ये देखकर हैरान हो गए थे।
क्या ये नेकलेस प्राची रायजादा को नहीं मिलनी चाहिए थी? पर प्राची खुश थी, क्योंकि उसने ही तो अपनी दादी माँ को सजेस्ट किया था कि वो भाभी को ये नेकलेस गिफ्ट करे। अजीत जी ने नियति को एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया। वहीं सुकांत जी और सुप्रिया जी ने नियति को एक बड़ा सा विला गिफ्ट किया था। ये विला सुप्रिया जी ने खुद डिजाइन करके बनवाया था। अपनी होने वाली बहू के लिए अब जब प्रखर की शादी हो रही थी उन्होंने उसे दे दिया। ये देखकर सारिका की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन उसने सपना देखा था कि ये विला जो उसकी मोम बना रही है वो उसे और प्रखर को गिफ्ट में मिलेगा। वो वहां पर छुट्टी में घूमने जाएंगे। क्योंकि वो विला सिटी से दूर था, एक खूबसूरत पहाड़ और समुंदर के पास। उसे वो विला बहुत पसंद था और आज वो विला नियति और प्रखर को मिल रहा था। ना कि उसे और प्रखर को। सभी गिफ्ट्स एक से बढ़कर एक था। सारे मेहमान हैरान थे, क्योंकि कोई भी गिफ्ट करोड़ों से कम नहीं था। फिर स्वाभिमान स्टेज पर गया और माइक लेकर बोला, अब जब सगाई हो चुकी है तो मुझे लगता है मेरे भाई और भाभी को एक रोमांटिक सॉन्ग में डांस करके सेलिब्रेट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी क्लैप करने लगे। सो भाई और भाभी आप प्लीज स्टेज पर आइए। स्वाभिमान ने जय को सॉन्ग प्ले करने को बोला। प्रखर नियति को लेकर डांस स्टेज पर चला गया। सॉन्ग स्टार्ट हुआ। प्रखर बस नियति की आंखों में जुनून और प्यार से देख रहा था। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है रिवायत की तरह। प्रखर ने उसे गोल घुमा लिया और उसकी खुली कमर पर उसने हाथ रख दिया, जिस वजह से नियति अंदर से सिहर गई। तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह। प्रखर ने नियति को और भी आपने करीब खींच लिया और उसकी माथे पर आपने होंठों को रख के किस कर लिया। वहीं नीचे सब हूटिंग करने लगे। उनका डांस बिल्कुल परफेक्ट था और प्रखर इस वक्त बहुत रोमांटिक लग रहा था। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जान ए मन इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है, मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है इबादत की तरह। प्रखर ने नियति को पीछे घुमा लिया और उसकी गर्दन पर किस कर दिया। तभी फिर से सॉन्ग चेंज हो गया। फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे, जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। प्रखर ने नियति को ऊपर उठा दिया और दोनों की फहर एक दूसरे से जुड़ा था। कोई जगह ना पता जहां ना तू हो, दिखा तेरे नाम से शुरू है हर दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के। प्रखर नियति की आंखों में देख रहा था, दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के। रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। जब गाना खत्म हुआ नियति ने प्रखर की सीने पर सिर रखा हुआ था। दोनों प्यार में खोए हुए लग रहे थे। तालियों और हूटिंग की आवाज से सब होश में आए। उनका डांस बहुत सिजलिंग और रोमांटिक था। रूही की गुस्से और जलन की वजह से मुठिया कसी हुई थी। वहीं सारिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो प्रखर को नियति के साथ बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। यहाँ पर आने से पहले तो उसने खुद को बहुत समझाया था कि वो खुद को संभाल लेगी, पर वो खुद को सच में संभाल नहीं पा रही थी। प्रखर का नियति के लिए इतना प्यार देखकर उसे इस वक्त बहुत जलन हो रहा था, और शायद ये जलन कब नफरत बन जाए उसे भी नहीं पता होगा। प्रखर और नियति एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। प्रखर नीचे झुका और नियति की गाल पर उसने प्यार से किस किया तो लोग और भी जोर से तालियां बजाने लगे। वो दोनों सच में बिल्कुल एक रोमांटिक कपल की तरह लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों सालों से साथ में हो। रूही ने गुस्से और जलन से अपनी मुठिया कस रखा था। तभी कियान जल्दी से जाकर अपनी मम्मी की पैरों से लिपट गया। वो अपनी मम्मी को अपने डैड के साथ ज्यादा देर तक नहीं छोड़ सकता था, वरना फिर उसके डैड ही उसकी मम्मी के दिल में नंबर 1 जाएंगे। फिर उसका क्या वो अपनी मम्मी के दिल में दूसरी या तीसरी या लास्ट नंबर पर रहेगा? नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकता था। उसे ही अपनी मम्मी के दिल में नंबर 1 पोजीशन पर रहना चाहिए। प्रखर ने जब कियान को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। कियान भी प्रखर को ही अपनी काली आंखों से घूरने लगा। जैसे कहना चाहता हो, बहुत कर लिया आपने मेरी मम्मी के साथ डांस, अब मुख्य मेरी है। नियति जैसे ही कियान को गोद में लेने के लिए झुकने लगी, उससे पहले ही प्रखर ने कियान को एक हाथ से उठाकर गोद में ले लिया।
और धीरे से उसके कान में गुस्से से बोला, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि आज मेरे और अपनी मम्मी के बीच मत आना, वरना मैं 1 हफ्ते तक अपनी बनी को तुमसे मिलने नहीं दूंगा। तो फिर कल से तुम्हारी पनिशमेंट शुरू होगी। आपने डैड की बात सुनकर कियान भी उसे घूरते हुए बोला, वो मेरी मम्मी है, भला मैं क्यों उनसे दूर रहूं। भूलिए मत कि मेरे वजह से ही आपको मम्मी मिल गई। अब आप खुद मेरी मम्मी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए डैड। प्रखर ने गुस्से से दांत पीस लिया। वहीं नियति को उन दोनों बाप बेटे की कन्वर्सेशन को सुनकर हंसी आ रही थी। उसने सिर हिला दिया और बोली, अब चलिए, या फिर आप दोनों डांस करने वाले हो। नहीं मम्मी, मुझे ये बकवास डांस पसंद नहीं है, नीचे चलिए ना। कियान मुंह लटकाते हुए बोला। वो फिर से अपनी मम्मी को अपने डैड की इतना क्लोज जाते हुए नहीं देख सकता था। प्रखर, नियति और कियान वहां से चले गए। सगाई के लिए कांग्रेचुलेशन। सब फिर से प्रखर और नियति को अच्छे से कांग्रेचुलेट करने लगे। सभी मेहमान खाने के लिए फूड एरिया में चले गए। अब सिर्फ चारों फैमिली के लोग ही बचे हुए थे। स्वाभिमान, अगम, प्राची, राशि और रुचिका सबने नियति को घेरा हुआ था। वही प्रखर को गुस्सा आ रहा था। सगाई के बाद उसे अपनी बनी के साथ थोड़ा टाइम बिताना था, पर ये सब तो उसकी बनी को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं थे। प्रखर ने नियति की कमर में हाथ डाल रखा था और उन सब की बेकार बकवास को सुन रहा था। कियान भी अपने हाथ हिलाकर उन पांचों को अपनी मम्मी से दूर रहने के लिए बोल रहा था, जैसे वो अपने आसपास भिन भिनाते हुए मक्खियों को भगा रहा हो। तभी रूही नकली स्माइल लिए उनके पास आई और नियति और प्रखर की तरफ देखकर बोली, कांग्रेचुलेशन सगाई के लिए। इतना कहकर उसने नियति और प्रखर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पल पहले जो उसकी बेइज्जती हुई और जैसे उसे घुटनों के बल बैठकर सबके सामने माफी मांगना पड़ा, वो सब कुछ वो भूल चुकी है। प्रखर जो ऑलरेडी इरिटेटेड था, सामने रूही को देखकर वो और भी इरिटेट हो गया और गुस्से से बोला, आपने इस घटिया गटर जैसे मुंह को लेकर निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान भी थी। उसे लगा सबके सामने शायद प्रखर उससे हाथ मिला ले तो उसकी इमेज जो बर्बाद हो गई थी वो फिर से ठीक हो जाए। उसने सोचा नहीं था कि प्रखर उसकी फिर से बेइज्जती करेगा। वहीं बाकी सब हैरान थे। प्रखर के घरवाले भी हैरान थे, क्योंकि प्रखर बस गिने चुने शब्द ही बोलता था। वो लोगों की बेइज्जती करने के लिए अपना मुंह से कीमती वर्ड कभी वेस्ट नहीं करता था। वो डायरेक्ट उसे अपने गार्ड से कहकर सजा देता था। वहीं पांचों तिकड़ी हंसने लगे। कियान की होंठों पर भी डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, डैड, ये चुड़ैल आंटी मेरी मम्मी बनना चाहती थी, पर इनकी शक्ल सच में किसी चुड़ैल जैसी है। मुझे तो उल्टी आ रही है। सब उन दोनों बाप बेटे को देखते ही रह गए। नियति के सभी भाई भी हंसने लगे। ये बाप बेटे तो सच में दूसरों की बेइज्जती करने में माहिर है। जय स्वाभिमान के पास जाकर बोला, क्या ये दोनों हमेशा ऐसे ही दूसरों की बेइज्जती करते हैं? आकाश, आदित्य, प्रमीत और अरमान भी सुनने के लिए उनके पास आ गए थे एक्साइटेड होकर। स्वाभिमान सिर हिलाकर बोला, नहीं, ये दोनों डायरेक्ट सजा देते हैं। वो भी बहुत भयानक बाप बेटे, दोनों डेविल शैतान से कम नहीं है। पर दोनों रूही की बेइज्जती करके इतना ज्यादा वर्ड वेस्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ पर्याय मिन हमारी भाभी के लिए है। कियान ने तो भाभी के लिए घर में सारिका दी की बेइज्जती कर दी थी। दोनों अपनी बीबी और मम्मी के लिए ही रूल्स तोड़ रहे हैं। वहीं प्रमित इस वक्त अनजाने में ही प्राची के पास ही खड़ा था और दोनों की बॉडी साइड से एक दूसरे से टच हो रही थी। दोनों ने सेम टाइम पर एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे पर ठहर सी गई। प्रमित को अरमान की बातें याद आ रही थी कि शायद प्राची को उसे देखते ही वन साइड लव हो गया है। प्रमित ने जल्दी से सिर झटका और प्राची पर से अपनी नजरें हटा लिया। उसे क्या हो रहा है? इस लड़की को देखते ही उसकी दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ऐसी फीलिंग उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। यूज गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। वही प्राची को ऐसे प्रमित का अपनी तरफ से नजरें फेरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या वो प्रमित को पसंद नहीं आए? क्या वो देखने में खूबसूरत नहीं है? प्रमित को देखने के बाद से वो प्रमित को पसंद करने लगी थी। वही अर्जित जल्दी से रूही के पास आया और बोला, मिस्टर रायजादा, आप मेरी बहन की इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। वो तो आपको सिर्फ कांग्रेचुलेशन करने आई थी। क्या तुम्हारी इस कचरे की डिब्बा बहन को मैंने या मेरी बनी ने कहा कि ये घटिया लड़की हमें कांग्रेचुलेशन करने आए?
नहीं, ना तो उसे आने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे कचरे और डस्ट से एलर्जी है और मेरी बनी को भी। इसलिए आपने इस कचरा बहन को अपने साथ ही वापस ले जाओ। उसकी बात सुनकर अर्जित की आंखों में गुस्सा भर आया, पर उसे कुछ भी कहने को नहीं सूझा। थोड़ी देर पहले रूही की दोस्तों ने नियति के बारे में जो अफवाह फैलाया, उसके बाद तो शायद ये लोग रूही को और भी नापसंद करते होंगे। फिर भी क्या प्रखर को उसकी बहन की इतनी बेइज्जती करके उसे हट करना चाहिए था? आखिरकार उसकी बहन प्रखर को पसंद करती थी, क्या प्रखर एक बार ये नहीं सोच सकता? तभी अमृत ने अर्जित और रूही को पीछे खींच लिया और बोला, अब उनके साथ बहस मत करो। रूही वहां से रोते हुए भागकर अंदर की तरफ चली गई। उसे लगा था सब जरूर उसे मनाने के लिए आएंगे, पर अफसोस अर्जित और नेहा के सिवा कोई भी उसके पीछे नहीं आया। उसकी मोम, डैड भी नहीं, उसकी मोम जो उसकी थोड़ा सा रोने पर भी उसे चुप करवाने के लिए क्या कुछ नहीं करती थी। उसके लिए उसकी फेवरेट खाना बनाना, शॉपिंग पर ले जाना। उसके डैड जो उसकी थोड़ी सी रोने पर या उदास होने उसके लिए तरह तरह की गिफ्ट लाते थे, ताकि वो रोना बंद कर दे और उदास ना रहे। जब उसने देखा कोई नहीं आ रहा है अर्जित और नेहा के सिवा, वो गुस्से से पैर पटकते हुए अपनी रूम की तरफ भाग गई। वो आगे क्या करेगी, उसकी भी प्लानिंग कर लिया था उसने। वहीं नीचे सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अब सिर्फ चारों फैमिली के लोग ही वहां पर बचे हुए थे। विपुल जी और सीखा जी हिम्मत करके आगे गए और नियति की तरफ देखकर बोले, हमें माफ कर दो नियति, सब हमारी गलती है कि हमने तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या तुम कभी हमें माफ कर सकती हो? विपुल जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोले। उनकी बात सुनकर नियति हंसने लगी। नियति को हंसता देख सब कंफ्यूज हो गए कि आखिर नियति किस लिए हंस रही थी। सिर्फ दादा, दादी और भारद्वाज फैमिली और नियति की भाइयों को ही समझ में आ रहा था कि वो क्यों हंस रही है। नियति हंसते हंसे रुक गई, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था जिसे वो आने की वक्त से जी रही थी। वो दर्द दे से उसकी रूह में बस चुका था। नियति विपुल जी और सीखा जी को नफरत से देखते हुए बोली, ये माफी मांगने की नाटक आप कहीं और जाकर करिए मिस्टर शेखावत एंड मिसेस सीखा शेखावत। मैंने तो पहले ही कहा है, मेरे माँ बाप सब सालों पहले मर चुके हैं। और आप किस किस गुनाह के लिए माफी मांग रहे हैं मिस्टर शेखावत एंड मिसेस शेखावत? उस गुनाह के लिए कि कैसे आपने मासूम नियति की मासूमियत को छीन लिया, या फिर उस गुनाह के लिए जहां हर वक्त आपने छोटी सी नियति को दर्द दिया, या फिर उस गुनाह के लिए जहां आपने अपनी लाडली मनहूस बेटी की रोने पर भी मुझे सजा दी? क्योंकि आपके हिसाब से तो आपकी घटिया कचरा बेटी का रोना भी सिर्फ मेरे लिए होता था, है ना? आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर एंड मिसेस शेखावत। मरे हुए लोग माफी नहीं मांगते और मैंने रिश्तों के साथ साथ आपके नाम का भी अंतिम संस्कार कर दिया है। नियति की बात सुनकर रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के लोग हैरान थे। आखिर इन लोगों ने इस बच्ची को कितना सताया होगा, जो ये बच्ची अब उन्हें मरा हुआ मान रही है और माफ करने को भी तैयार नहीं है। सारिका जो ये सब देख रही थी, उसे तो ये अजीब लग रहा था। कोई अपने ही फैमिली से इतना ज्यादा नफरत कैसे कर सकता है? वो धीरे से सुप्रिया जी से बोली, मोम क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूएल नहीं है? भले ही नियति की फैमिली वालों ने कुछ गलतियां किया हो, पर क्या नियति को उनसे इतनी नफरत करनी चाहिए कि वो उन सबको मरा हुआ कह रही है और अंतिम संस्कार की बात कर रही है? उसे अभी भी लग रहा था शायद रूही और नियति के बीच कोई झगड़ा है और घर वाले रूही से थोड़ा ज्यादा प्यार करते हैं और बचपन से नियति को दूर रखा, वो भी गलतफहमी की चक्कर। इसलिए नियति अपने घर वालों से इतनी ज्यादा नफरत करती है। पर सुप्रिया जी ने नियति की छोटी मामी किरण जी से बात किया था कि उन्होंने उन्हें और अंकिता जी को सब कुछ बता दिया था कि कैसे बचपन से ये लोग नियति के साथ भेदभाव करते आए थे और वो नियति को कैसे भूखे प्यासे रूम में 1-2 दिन तक भी बंद रखते थे और किसी भी पार्टी में नियति को नहीं ले जाते थे। और रूही की थोड़ी सी रोने पर भी हर बार वो नियति को ही दोषी ठहरा देते थे और हर बार नियति को मार पड़ती थी तो दादी माँ के सिवा सब चुप रहते थे। सुप्रिया जी बोली, सारिका अगर तुम्हें पता नहीं है तो कुछ मत बोलना। अगर इन लोगों ने इस बच्ची को इतना दर्द ना दिया होता क्या नियति इतनी कठोर बनती? आज नियति की इस हालत के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। अपनी मोम की बात सुनकर सारिका चुप हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मोम अभी से नियति की साइड ले रही है। उसे अब और भी जलन हो रही थी।
गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी मोम उसकी हर बात को अहमियत देती थी, पर अब तो उसकी मोम नियति की ही साइड ले रही है। ओह ठीक है मोम, मैं आपकी बात समझ गई, सारिका ना चाहते हुए भी बोली। ठीक है सब चलिए डिनर करने, विश्वनाथ और जगजीत दादाजी बोले। अब जब विपुल और सीखा जी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे और रो रहे थे, उन्हें ही बात आगे बढ़ना था। सब डाइनिंग एरिया में चले गए, जहां सिर्फ फैमिली वालों के लिए टेबल लगाया गया था। स्टाफ खाना सर्व करने लगे। प्रखर और कियान दोनों नियति की एक तरफ बैठे हुए थे और प्रखर नियति को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। उसे देखकर कियान भी नियति को खाना खिला रहा था और नियति भी कियान को खाना खिला रही थी, पर प्रखर उसके हाथ को अपने तरफ करके उसकी हाथ से खाने की बाइट ले रहा था। जिस वजह से कियान अपने डैड को घूर रहा था, उसकी मम्मी उसे खाना खिला रही है तो उसके डैड क्यों जबरदस्ती खा रहे हैं। वहीं बाकी सब उन तीनों को देख रहे थे जिन्होंने बाकी सबको इग्नोर कर दिया था और अपना खाना खाते हुए प्यार दिखा रहे थे। और वहीं बैठी सारिका के दिल में उनका ये प्यार भरा पल किसी तीर की तरह चुभ रहा था। पहले भी कई लड़कियां प्रखर के करीब आने की कोशिश करती थी, पर तब सारिका को कोई जलन नहीं होता था। प्रखर इतना आउटस्टैंडिंग था कि लाखों लड़कियां उसके पीछे दीवाना हो सकती थी, पर सच तो ये था कि उसे पता था कोई भी लड़की प्रखर तक नहीं पहुंच सकती है। तब तो उसे प्राउड भी फील होता था कि सिर्फ वही प्रखर के पास जा सकती थी और फ्यूचर में वो ही प्रखर से शादी करेगी, क्योंकि उसके हिसाब से प्रखर को जल्दी पता चल जाना चाहिए कि सिर्फ वही उसके लिए सबसे परफेक्ट है। पर आज उसको आंखों के सामने प्रखर किसी से इतना प्यार कर रहा था। प्रखर तो घर में भी किसी से इतना क्लोज नहीं होता था। वो ही थी जो अपनी साइड से प्रखर से बात करती थी। उसे नियति को अपने हाथ से खाना खिलाते देख सारिका को याद आ रहा था कि कैसे प्रखर ने उस दिन उसने जो खाना उसके लिए इतने प्यार से बनाया था और ऑफिस लेकर गई थी तो प्रखर ने अपने असिस्टेंट तन्मय से कहकर उस खाने को डस्टबिन में फेंकवा दिया था और उसके लाए गिफ्ट को भी तन्मय को दे दिया था। ये सच सोचकर इसकी आंखों में आंसू झलक आया। इतने सालों से उसने जो सपना देखा था आज उस सपने को और जी रहा था, तो भला उसे दर्द कैसे ना होता। विपुल जी, सीखा जी, नीरज जी, सरिता जी और अमृत पांचों सामने वाले टेबल पर बैठे हुए थे। अर्जित और नेहा तो रूही के पीछे ही चले गए थे। पांचों इस वक्त बहुत उदास लग रहे थे। वहीं नियति के सभी भाई रायजादा फैमिली और मित्तल फैमिली के बच्चों के साथ खाते हुए बात कर रहे थे। मालती मित्तल खाते हुए बोली, अब तो प्रखर की भी शादी हो जाएगी, पर पता नहीं ये यश और संजीत कब शादी करेंगे, दोनों 25 साल के हो गए हैं। यश खांसते हुए बोला, दादी माँ प्रखर भाई 29 के होने वाले हैं और उनकी शादी हो रही है। मुझे तो यही परफेक्ट एज लग रहा है शादी के लिए, इसलिए मैं भी 29 होने पर शादी कर लूंगा। उसकी बात सुनकर दादी माँ का मुंह बन गया। वो जानते थे उनका पोता बस शादी की बात टालने के लिए ये कह रहा है। ठीक है, अभी शादी ना सही गर्लफ्रेंड तो ढूंढ ही सकते हो ना तुम। संजीत को देखो, भले ही वो अभी शादी ना करना चाहता हो, पर उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ये बात उसने कब से घर में बढ़ा दिया है। उनकी बात सुनकर संजीत को खांसी आ गई। वहीं रुचिका की आंखों में आंसू आ गया, पर उसने जल्दी से सिर नीचे कर लिया और खाने लगी ताकि कोई उसकी आंखों में आंसू ना देख सके। संजीत की नज़र भी ना चाहते हुए रुचिका की तरफ ही चली गई, पर रुचिका तो नीचे देखकर खाना खा रही थी। उसे पता नहीं था कि उसे क्या हो रहा है। कुछ दिन से वो कुछ ज्यादा ही रुचिका के बारे में सोचने लगा था। उनका खाना लगभग खत्म हो गया था, तभी नेहा भागते हुए वहां आई और विपुल जी से जल्दी से घबराते हुए बोली, अंकल जल्दी चलिए, रूही ने हाथ काट लिया है, वो बेहोश हो गई है। उसकी आंखों में आंसू था। उसकी बात सुनकर विपुल जी, सीखा जी, अमृत तीनों हैरान हो गए। नीरज जी और सरिता जी भी हड़बड़ा कर उठ गए। विपुल जी, सीखा जी जो थोड़ी देर पहले नियति के लिए गिल्टी फील कर रहे थे और रोते हर नियति से माफी मांग रहे थे, इस वक्त उनका सारा गिल्ट दे से खत्म हो गया था। वो दोनों जल्दी से उठे और वहां से चले गए। वहीं बाकी सब भी थोड़े हैरान थे। क्या हमें भी देखने जाना चाहिए? यश के डैड अरुण मित्तल जी ने पूछा। सबने सिर हिला दिया। उन्हें भी देखना था, क्या उस लड़की ने सच में हाथ काट लिया है। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चले गए। दादाजी और दादी माँ के साथ वो रूही की रूम के बाहर पहुंच गए। वहीं नियति, प्रखर और कियान ने खाना खत्म किया, वो भी अंदर चले गए।
वही सबने देखा रूही के हाथ से खून बह रहा है और अमृत उसे गोद में लेकर बाहर आ रहा है। नियति की होंठों पर अजीब मुस्कान आ गई, क्योंकि रूही ने बस हल्का सा अपने हाथ में कट लगाया था। इतनी छोटी सी चोट से वो बिल्कुल भी नहीं मरने वाली थी। अगर आधे घंटे बाद उसे हॉस्पिटल लेते तो भी ये केस इतना क्रिटिकल नहीं होता, और रूही ने भी अरिजीत और नेहा को आपने पीछे आते हुए देखकर ही डोर बंद किया होगा और हाथ की नस काटा होगा, वरना ये घटिया लड़की कभी खुद की जान लेने की हिम्मत नहीं करेगी। विपुल जी की आंखों में आंसू था, उन्हें लगा नहीं था कि उनकी प्यारी बेटी ऐसा कदम उठा लेगी। सीखा जी भी रो रही थी और बहुत परेशान थी। क्या घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने की वजह से रूही इतना हताश हो गई कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की? उन्हें अब थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था। जिस औरत ने अपनी बेटी के साथ किए इतने गुनाह पर भी इतना दोषी महसूस नहीं हुआ होगा, उसे रूही की छोटी सी चोट को देखकर दोषी महसूस हो रहा था। अगर नियति उनकी मन की बात सुन लेती तो जरूर उनका मजाक उड़ाती। नियति प्रखर ऐसे खड़े थे जैसे शो देख रहे हो, उन्हें इस बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी नेहा ने रोते हुए गुस्से में नियति को देखा और बोली, नियति क्या अब तुम खुश हो? देखो तुम्हारी वजह से रूही ने सुसाइड करने की कोशिश की। तुम उससे इतनी नफरत करती हो, तुमने सबके सामने उसकी बेइज्जती किया। अब रूही की जान भी जा सकती है, तुम संतुष्ट हो ना? नियति डेविल स्माइल करके बोली, बिल्कुल नहीं, अगर वो सच में मर जाती तो शायद मैं खुश और संतुष्ट होती, पर उसकी ये बेकार की ड्रामा देख मुझे क्यों खुशी होगी? तभी प्रखर नियति को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या मेरी बनी ने ये क्लियर नहीं कर दिया है कि उसका तुम सबसे कोई लेना देना नहीं है? अभी तक तो ये लड़की जिंदा है, तो मेरी बनी कैसे खुश हो सकती है? अमृत जो जल्दी में रूही को नीचे लेकर जा रहा था, वो लड़खड़ाते हुए बचा, वरना रूही के साथ वो सीधा 3rd फ्लोर से नीचे जाकर गिरता। आप इतना क्रूएल कैसे हो सकते हो मिस्टर रायजादा? रूही सच में आपको दिल से पसंद करती है, इसलिए रिश्ते के बारे में सुनकर ये थोड़ा खुश थी। उसने उसकी क्या गलती है कि हमारे दोस्तों ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया? नेहा बोलने से डर रही थी, फिर भी बोल पड़ी। प्रखर की आंखें फिर से कोल्ड हो गया और वो उसे ठंडी नजरों से देखते हुए बोला, मुझे सिर्फ मेरी बनी पसंद कर सकती है, किसी और को मुझे पसंद करने ना करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही रूही शेखावत की इतनी औकात है कि मैं प्रखर रायजादा उसे मुड़कर भी देखूं। कियान हंसते हुए बोला, मेरे डैड का टेस्ट गंदा नहीं है जो वो उस चुड़ैल आंटी को देखे। बाकी सब ने सिर हिला दिया, सब समझ गए थे कि ये तीनों माँ बाप बेटे किसी की बेइज्जती करने से पहले कभी नहीं सोचेंगे। तीनों का कैरेक्टर और ऑरा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी सब कुछ सेम था। सुप्रिया जी अंकिता जी की कानों में धीरे से बोली, भाभी प्रखर और कियान तो दोनों पहने से मुहफ़्फ़त थे, अब हमारी प्यारी बहू भी बिल्कुल मुनहफ़्फ़त है। फ्यूचर में कोई हमारे फैमिली से उलझने की कोशिश नहीं करेगा। अंकिता जी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और खुशी से बोली, हाँ तीनों बिल्कुल परफेक्ट फैमिली लग रहे हैं इस वक्त, बेइज्जती करने के देवता है तीनों। ऐसी ही तो बहू चाहिए थी मुझे, मेरी बहू सबसे बेस्ट है। विपुल जी नेहा को डांटते हुए बोले, नेहा चुप करो, क्या ये नियति को दोष देने का वक्त है? उनकी बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गया था। सब नीचे चले गए। अमृत जल्दी से फास्ट एड बॉक्स से रूही की ड्रेसिंग कर रहा था। उसने डॉक्टर को कॉल कर दिया था और डॉक्टर ने ही उसे कहा था मेडिसिन लगाकर बैंडेज कर दो, ताकि हॉस्पिटल में पहुंचने तक रूही की ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। पर रूही की हाथों से तो बस थोड़ा थोड़ा खून ही आ रहा था। उसकी बस स्किन ही कटी थी, नर्व्स नहीं। फिर भी सब ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे रूही अभी मरने वाली हो। नियति का क्या, जब नियति को मारकर एक बार इन लोगों ने उसकी शरीर को जख्मी कर दिया था। दादाजी की मरने के बाद जब नियति घर में रह रही थी, तब रूही ने एक बार बोला था कि नियति की वजह से उसे चोट लग गई, और इन लोगों ने नियति को 40 बार कोड़े से मार खाने की सजा दी थी, जिस वजह से नियति की पीठ और बाकी जगह बुरी तरह से जख्म से भर गए थे। ये सोचकर नियति की आंखें और भी बर्फ की तरह ठंडी हो गई। सीखा जी जल्दी से नियति के पास आए और बोली, नियति क्या तुम प्लीज रूही को ट्रीट कर सकती हो? देखो उसने अपना हाथ काट लिया है, वो बेहोश हो गई है। सीखा जी जानती थी नियति डॉक्टर दिशा है, तो रूही को हॉस्पिटल ले जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा। उन्हें लगा अगर यहीं पर नियति रूही की ट्रीटमेंट कर दे तो रूही की जान को कोई खतरा नहीं होगा।
उनकी बात सुनकर नियति ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, आपकी मनहूस बेटी नहीं मरने वाली है मिसेस शिखा शेखावत, डोंट वरी। अगर आपकी ये कचरा बेटी मर भी जाती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अब जब आप मुझे रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं आपकी बेटी को उठाने में आपकी मदद जरूर करूंगी। अभी देखिए कैसे आपकी बेटी सीधे उठ जाएगी। इतना कहते हुए उसकी आंखों में ठंडी चमक और भी तेज हो गई। उसने टेबल पर रखा पानी के जग को उठाया और सारा पानी रूही के ऊपर फेंक दिया। अमृत जो उसके हाथ में पट्टी करके उठने वाला था वो भी भीग गया। नियति बस बहुत आगे बढ़ रही हो तुम, इस बार अमृत और विपुल जी एक साथ गुस्से में बोले। रूही की हालत इतनी खराब है पर नियति की गुस्सा और नफरत थोड़ा कम भी नहीं हो रहा है। इस गलत में भी वो रूही को दर्द देना चाहती है। वहीं रूही ने भी आंखें खोल दिया क्योंकि उसकी नाक में पानी चला गया था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। अभी तक वो बेहोश नहीं हुई थी, बस खून को देखकर उसे थोड़ी कमजोरी फील हो रही थी। इसलिए अपनी मोम डैड भाई को और भी कन्विंस करने के लिए वो बेहोशी का नाटक कर रही थी। वो बाद में फिर आपने मोम डैड को नियति को कन्विंस करने को बोलती या कुछ करने को बोलती ताकि नियति की जगह वो प्रखर से शादी कर सके। रूही गुस्से में थी, फिर वो एक्टिंग करते हुए हल्की कमजोर आवाज में बोली, डैड मोम भाई क्या ही रहा है। फिर इधर उधर सबको देखकर रोने लगी और बोली, आपने मुझे क्यों बचाया। मैं सच में बहुत बुरी हूँ, इसलिए नियति मुझसे इतनी नफरत करती है। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। तभी नियति ने एक नाइफ उनके सामने रख दिया और बोली, ये लो, फिर अच्छे से आपने हाथ काट दो ताकि तुम सच में मर जाओ और तुम्हें ये बेकार की 2 पैसे की एक्टिंग ना करना पड़े। अगर तुम नहीं काट सकती तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हें तो पता है ना मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अच्छे से पता है कहाँ पर कितना कट लगाने से इंसान जल्दी से मर सकता है। इतना कहकर नियति ने उस नाइफ को टेबल से उठा लिया। वही सब हैरानी से रूही और नेहा को देख रहे थे। वही भारद्वाज फैमिली के लोग रूही की एक्टिंग देखकर मुंह बना रहे थे। उनकी बच्ची सबसे बड़ी डॉक्टर थी, क्या वो देखकर नहीं बता सकती कि कट डीप है या नहीं। ये लड़की एक्टिंग कर रही है या सच में बेहोश है। नियति ने रूही की हाथ को पकड़ लिया और जैसे ही कट लगाने वाली थी, रूही जोर से चिल्लाई, छोड़ो मेरा हाथ नियति, तुम क्यों मुझे टॉर्चर कर रही हो। मैं मर जाऊंगी तो सच में अच्छा है। फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगी ना। मैं नहीं रहूंगी तो मोम डैड का सारा प्यार तुम्हें मिलेगा। मेरी वजह से ही मोम डैड और भाई तुम पर ध्यान नहीं दे पाते थे। रूही इनडायरेक्टली नियति को ब्लेम कर रही थी। उसकी बात सुनकर नियति हंसते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारे घटिया मोम डैड और दोनों भाई का प्यार चाहिए। मेरे लिए वो मर चुके हैं, पर मुझे तुम्हारी एक्टिंग से नफरत है। तुम अपनी घटिया एक्टिंग से एक्टर और एक्ट्रेस की नाम बदनाम कर दोगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तुम्हारी एक्टिंग को सच करने के लिए। वहीं रायजादा फैमिली लोग कंफ्यूज थे। नियति डॉक्टर है ये उन्हें नहीं पता था। उन्हें इतना पता था वो वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट कंपनी की ओनर है और सबसे बड़ी डायरेक्टर और म्यूजिक प्रोड्यूसर मिस नीति हैं। लेमिस ब्रांड की फाउंडर और डिजाइनर क्वीन लेमी है और इंटरनेशनल कार रेसर भी और आयरीन की ओनर भी हैं वो। डॉक्टर की आइडेंटिटी जय बोलने से पहले रुक गया था। राजनाथ जी जगजीत जी की तरफ देखकर बोले, जगजीत जी क्या हमारी पोता बहू एक डॉक्टर भी है। हमें भी बताए, हम तो हमारी बच्ची की इतनी सारी टैलेंट के बारे में जान चुके हैं। अब हमें कोई हैरानी नहीं होगी। दादी माँ भी सिर हिलाकर बोली। तो जगजीत जी हाँ में सिर हिलाकर बोले, हाँ ये भी सच में मेरी प्यारी प्रिंसेस दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। डॉक्टर दिशा नाम तो आपको पता ही होगा। ये बात वहाँ खड़े सबके ऊपर किसी बॉम्ब की तरह गिरी थी। ये बात वहाँ खड़े सबके ऊपर किसी बॉम्ब की तरह गिरी थी। सब हैरानी से नियति को देखने लगे। रायजादा फैमिली के सभी लोग, मित्तल फैमिली के सभी लोग बस नियति को ही देख रहे थे। आज वो पहली बार उस लेजेंडरी डॉक्टर को अपने सामने देख रहे थे, जिसके बारे में अफवाह थी कि डॉक्टर दिशा को ढूंढते हुए आप खुद की दिशा भी भूल जाओगे। वो डॉक्टर दिशा जिसके बारे में अफवाह थी कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है, जिसकी बनाई है मेडिसिन चमत्कारी होती थी। और आज तक जितने भी पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किया है, सभी सर्जरी और सभी कैसे सक्सेसफुल था। डॉक्टर दिशा मेडिकल की दुनिया में किसी भगवान से कम नहीं थे, पर उनसे अपॉइंट मिलना हद से ज़्यादा मुश्किल था और किसी ने भी आज तक डॉक्टर दिशा की चेहरे को नहीं देखा है।
कि वो कैसा दिखती है और कितनी एज की है, सबको बस इतना पर था कि वो एक लेडी है। सबको तो यही लगता था कि डॉक्टर दिशा कोई मिडिल एज या फिर बूढ़ी औरत होगी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अनुभव हासिल कर लिया होगा। अगर डॉक्टर दिशा खुद को पब्लिक के सामने लाती, तो दुनिया की सभी ताकतें डॉक्टर दिशा को अपनी तरफ करने की कोशिश करते, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, बैकग्राउंड कितना भी स्ट्रोंग हो। सबको को चाहिए वो है लंबी जिंदगी, और उसके लिए वो डॉक्टर दिशा को जरूर अपनी तरफ करते। इस वक्त सब यही सोच रहे थे कि अगर सबको पता चल जाए कि जिस डॉक्टर दिशा को वो एक मिडिल एज लेडी या बुरी औरत समझते हैं, वो सिर्फ एक छोटी लड़की है जो आज ही 18 साल की हुई है, तो फिर उन सब का क्या हालत होगा? क्या वो सब पागल नहीं हो जाएंगे? आप सच कह रहे हो जगजीत जी, गुरुनाथ मित्तल जल्दी से जगजीत जी के पास आकर बोले। तो जगजीत जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोले, पर तुम सबको ये बात सीक्रेट रखनी होगी, मेरी बच्ची अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती है। राजनाथ जी जल्दी से बोले, बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे ताकि हमारी प्यारी पोता बहू को कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, उनके घर में किस तरह की खजाना बहू बनकर आ रही है, जिसने इतनी छोटी सी एज में इतना सब कुछ हासिल कर लिया है, जिसे लोग सालों लगा कर भी हासिल नहीं कर पाते हैं। अजीत भी सिर हिलाकर बोले, सच में हमारी बहू एक खजाना है। उसकी हर एक आइडेंटिटी बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसकी एक भी आइडेंटिटी काफ़ी है उसे दुनिया की टॉप पर खड़ा करने के लिए। आप सही बोल रहे हो अजीत, ये तो रायजादा खानदान की खुशकिस्मत है जो ये बच्ची तुम्हारे घर बहू बनकर जा रही है। अगर हमें ये बच्ची पहले मिलती तो मैं जरूर इसकी शादी यश से करवा कर मेरी बहू बना लेता। अरुण जी बोले, तो प्रखर ने उन्हें गुस्से में घूर कर देखा। उसे गुस्से में घूरता देख अरुण जी जल्दी से चुप हो गए। अजीत जी जल्दी से बोले, मेरी बहू को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना, ठीक है? ऐसा लग रहा था जैसे अगर अरुण जी ने एक और बार नियति को बहू बनाने के बारे में कहा, तो वो उनसे यहीं पर जरूर लड़ पड़ेंगे। ये सिचुएशन बहुत मजेदार और हास्यास्पद लग रही थी। लोग अपनी गर्लफ्रेंड या बीबी के लिए लड़ते थे, और यहाँ अजीत जी अपनी बहू को छीनने की सोचने वाले से लड़ने को तैयार थे। अंकिता जी प्रखर से बोली, तुम बहुत शांत लग रहे हो। क्या तुम पीछे जानते थे कि नियति बच्ची दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर दिशा है? प्रखर हाँ में सिर हिलाकर घमंड से बोला, ऑफ कोर्स मुझे पता था। मेरी बनी के बारे में भला मुझे कैसे पता नहीं होता? सुकांत जी बोले, तुमने पहले घर पर हम सबको क्यों नहीं बताया इस बारे में? चाचू, क्योंकि ये कोई जरूरी बात नहीं है। मेरी बनी सबसे आउटस्टैंडिंग है, वो जहाँ जाएगी सबको आउट साइन कर देगी। तो क्या एक और आइडेंटिटी जानना जरूरी था आपके लिए? उसकी बात सुनकर सबने दांत पीस लिया। हर एक बात पर उन्हें प्रखर का उल्टा जवाब ही मिलता था। जो भी हो, मेरी बहू सच में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग और पावरफुल है। कितना स्किल और कितनी आइडेंटिटी है उसके पास। अंकिता जी खुश होकर नियति की एक एक अचीवमेंट को काउंट करने लगी। यश, संजीत दोनों हैरान रह गए थे। पहले भी वो जानते थे नियति ने बहुत कुछ अचीव किया है, पर इतनी सी एज में दुनिया की इतनी बड़ी डॉक्टर जिसे लोग लगभग भगवान की तरह मानते हैं, ये उनके लिए थोड़ा ज्यादा था पचाने के लिए। स्वाभिमान, अगम, प्राची, राशि, रुचिका पांचों हैरान थे। मतलब नियति की एक और इतनी बड़ी आइडेंटिटी भी है। राजनाथ जी और सुमित्रा जी तो इतनी खुश थे कि अगर उनकी उम्र ज्यादा ना हुआ होता तो वो यहीं नाचने लगते। भला इतनी अच्छी खूबसूरत और टैलेंटेड बहू पाकर कौन खुश नहीं होता? उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जो उन्हें इतनी अच्छी पोता बहू मिल रही है। अगर वो खुद भी ढूंढते तो भी इतनी अच्छी बहू कभी नहीं ढूंढ पाते। तभी गुरुनाथ जी और मालती जी उन दोनों से बोले, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है राजनाथ, सुमित्रा। तुम्हें इतनी अच्छी और टैलेंटेड बहू मिल रही है, तुमने सच में बाजी मार लिया है। उन दोनों की बात सुनकर राजनाथ जी और सुमित्रा जी खुशी से मुस्कुराए। अब किसी को भी रूही की नहीं पड़ी थी। वो चाहे मरे या जिए, इससे उन्हें क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वहीं रूही ने नियति से बहुत मुश्किल से हाथ छुड़ा लिया था, और अमृत और विपुल जी के गले लगकर रो रही थी। जानबूझकर अपने हाथ को उसने टाइट कर लिया, जिस वजह से वो बैंडेज और भी खून से भीग गया था। नियति ने उसे मजाकिया स्माइल लिए देखा और बोली, मिसेस सीखा शेखावत, देख लिया, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। उसे ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी प्यार को, मिस्टर एंड मिसेस शेखावत।
आपकी मनहूस घटिया बेटी को बस थोड़ी सी चोट लगी तो आपका दिल ही बाहर निकल आया। आपकी बेटी तो बहुत कमजोर है। क्या आपको याद है बचपन में आपकी इस कचरे बेटी की वजह से मुझे कितनी बार और कितनी गहरी चोट लगी है? पर आप में से कोई तब थोड़ा भी परेशान नहीं होता था। ना ही कभी कोई मुझे एक बार चोट की वजह से हॉस्पिटल लेकर गया। आप सच में एक आदर्श और महान परिवार है, और इस आदर्श और महान परिवार को ऐसे ही एक साथ रहना चाहिए हमेशा। इस आदर्श परिवार की हर एक मेंबर की कब्र भी एक ही जगह पर होनी चाहिए। मिस्टर शेखावत और मिसेस शेखावत की कब्र मैंने पहले बनवा दिया था, पर आपके बाघों का कब्र वहां पर नहीं है, तो मिस्टर शेखावत और मिसेस शेखावत को तो वहां बहुत अकेला महसूस होता होगा ना। पर मैं आप सबको इतना दुखी नहीं देख सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं अमृत शेखावत, अरिजीत शेखावत और रूही शेखावत की कब्र भी वहीं पर बना देती हूँ ताकि मिस्टर शेखावत एंड मिसेस शेखावत को कंपनी मिलता रहे। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी। स्वाभिमान हंसते हुए प्राची और बाकी सब से बोला, वाह भाभी क्या बेइज्जती कर रही है। उसकी बात सुनकर राशि गुस्से से बोली, ये लोग ऐसी ही बेइज्जती डिजर्व करते हैं। इन लोगों में नियति को बहुत सताया है, वरना वो कभी इतनी कठोर नहीं होती। वही विपुल जी, सीखा जी को बुरा भी लग रहा था। थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे नियति अपने बड़े भाई बहन को मरा हुआ साबित करना चाहती है। पर पास्ट की बातों को याद करके वो चुप रह गए। नियति को सच में कई बार बहुत गहरी चोट लगी थी, पर विपुल जी अपने काम में बिजी रहते थे और सीखा जी तीनों बच्चों में बिजी रहती थी। विपुल जी भी घर आकर अपनी प्रिंसेस रूही के साथ समय बिताकर सब भूल जाते थे। एक बार तो नियति को गहरी चोट की वजह से इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि उन्होंने लापरवाही की थी और सही टाइम पर किसी ने भी नियति को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी नहीं समझा। तभी प्रखर नियति के पास आओ, उसके हाथ को पकड़कर बोला, बनी तुम उनके साथ बात ही क्यों कर रही हो? उसे डर था कि नियति इमोशनल हो जाएगी। अगर इस पागल लड़की को मरना है तो मरे, उसकी वजह से तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? अगर ये मर जाती तो भी मेरी बनी उसे नहीं बचाती। प्रखर रूही और बाकी शेखावत मेंबर को नफरत से घूरते हुए बोला। उसकी ये बात और ये अंदाज रूही की दिल को दर्द दे रहा था। क्या प्रखर की नज़रों में वो मरे या जिए उसकी कोई वैल्यू नहीं था, और वो यहाँ प्रखर से शादी करने का सपना सजाए बैठी है। हाँ मम्मी डैड सही कह रहे हैं, आप चलिए ना, मैं आज आपको विला दिखाऊंगा। किया ने जल्दी से अपनी मम्मी की हाथ को पकड़ लिया। उसे डर था कि कहीं उसकी मम्मी के दिल में उसके डैड ही सबसे पहले हीरो ना बन जाए। अगर इस चुड़ैल आंटी ने फिर से आपको कुछ कहा तो आप मुझे बता सकती जो मोम, मैं आपको सेफ रखूंगा और इस जैसी गंदी आंटी से बचाऊंगा और इन्हें मार कर कूड़े में फेंक दूंगा, कियान घमंड से बोला। वो श्योर था कि वो ऐसा कर सकता है। वहीं अपनी पिछली बार हुई हालत के बारे में सोचकर नेहा और रूही और भी डर गई। तभी अरिजीत बोला, भाई अब जब नियति प्रिंसेस की ट्रीटमेंट नहीं करना चाहती है तो हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अमृत ने हाँ में सिर हिला दिया। अरिजीत को गुस्सा तो आ रहा था, पर वो रायजादा फैमिली, भारद्वाज फैमिली और मित्तल फैमिली के सामने नियति को कुछ नहीं कह सकता था। वो सब रूही को हॉस्पिटल लेकर चले गए। राजनाथ जी विश्वनाथ जी से बोले, अब बहुत देर हो गया है विश्वनाथ जी, अब हमें भी चलना चाहिए। फिर नियति की सिर पर हाथ फेर कर बोले, हमेशा ऐसे ही रहो बेटा। विश्वनाथ जी ने तीनों फैमिली को बाहर छोड़ा और नियति के साथ अंदर आ गए। अब हॉल में जय, आकाश, आदित्य, कौशल्या जी और ब्रिजेश जी ही थे। उनमें से किसी को रूही को देखने का कोई इरादा नहीं था। सब वहां से रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी तरफ अमायरा अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैठी हुई थी और ड्रिंक कर रही थी। तभी उसकी एक दोस्त बोली, अमायरा अब तो हम तेरे साथ संजीत जीजू को नहीं देख पा रहे हैं। उसकी बात सुनकर अमायरा गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि कुछ दिन से वो कितना भी संजीत को कॉल कर ले, संजीत उसका कॉल ही नहीं उठा रहा था। अमायरा गुस्से में ड्रिंक की ग्लास को पटकते हुए बोली, पता नहीं वो कहाँ है, मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त हैरान ही कर बोली, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि संजीत जीजू को कोई और पसंद आ गई है? वहीं वहां बैठे कुछ और लड़के और लड़कियां जो अमायरा की दोस्त थी वो सब भी हंसने लगी। उनकी हंसी सुनकर अमायरा और भी गुस्सा हो गई और चिल्लाकर बोली, चुप, वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो अभी काम में बिजी है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहे होंगे।
उसकी बोलने से सब चुप हो गए। उन्हें भी पता था अमायरा कितनी घमंडी और बिगड़ैल है, खास करके जब से वो संजीत रायजादा की गर्लफ्रेंड बनी थी। तब से वो और भी घमंडी हो गई थी। कुछ लड़कियों को तो उससे जलन भी होती थी। आखिरकार भला कौन रायजादा फैमिली की बहू नहीं बनना चाहेगा। पर अमायरा और संजीत दोनों कॉलेज टाइम से ही साथ में आ गए थे और कॉलेज में उनकी बैच के हर किसी को पता था कि अमायरा संजीत की गर्लफ्रेंड है। इसलिए कोई भी अमायरा से उलझने की कोशिश कभी नहीं करता था। अमायरा कॉलेज में भी जिसे चाहे परेशान करती थी। कोई भी लड़की संजीत के पास आए अमायरा को पसंद नहीं था। उसने कुछ लड़कियों को बहुत टॉर्चर किया था जो भी संजीत के पास आने की कोशिश करती थी या उनके दिल में संजीत के लिए कोई फीलिंग्स होता था। अमायरा ने फिर से सबके सामने संजीत को कॉल लगाया ताकि संजीत फोन उठा ले और उसकी अब अपने दोस्तों के सामने और बेइज्जती ना हो। पर संजीत ने एक रिंग में ही उसकी कॉल को काट दिया। ये देखकर अमायरा को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो फोन तोड़ देना चाहती थी। उसने अपनी दोस्तों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। वो साफ साफ समझ पा रही थी कि दिल ही दिल में ये लोग उस पर हंस रहे होंगे। पहले उसकी कॉल करने से 2-3 बार में ही सही संजीत उसका कॉल उठा तो लेता था, पर अब तो संजीत उसका कॉल ही काट रहा था। उसकी दिल में एक डर बैठ गया कि कहीं सच में संजीत ने किसी और लड़की को तो पसंद नहीं कर लिया है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। संजीत को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है। अब वो संजीत को यूं ही अपने हाथ से नहीं जाने देगी। वो रायजादा फैमिली की बहू तो बनकर ही रहेगी। अमायरा ने अपनी दोस्त को संजीत को कॉल करने के लिए बोला तो उसके पास बैठी उसकी दोस्त लीजा ने हाँ में सिर हिला दिया और संजीत को कॉल लगाया, पर संजीत ने लीजा की कॉल भी नहीं उठाया। पहले भी जब भी संजीत उसका कॉल नहीं उठाता था वो अपनी दोस्तों से कहकर संजीत को कॉल करती थी। अगर संजीत उसे मिलने भी ना आए तो भी वो उसके लिए बिल भेज देता था। चाहे कितना भी पैसा हो, शॉपिंग के लिए भी उसने अमायरा कार्ड दे रखा था और अमायरा संजीत के पैसों पर ही लाखों का बिल चुकाती थी। छोड़ ना, शायद किसी टेंशन में होंगे, चलो हम चलते हैं, एक लड़की बोली। तो सब ने हाँ में सिर हिला दिया। वेटर जल्दी से बिल लेकर आया। अमायरा ने बिल पे करने के लिए अपना कार्ड वेटर को दे दिया क्योंकि उसने ही इन सब को यहाँ क्लब में पार्टी करने के लिए बुलाया था, अपनी मूड ठीक करने के लिए। इसलिए वही सबके लिए बिल पे करने वाली थी। सॉरी मैम, पर ये डिक्लाइन हो रहा है, एक स्टाफ ने जल्दी से अमायरा को कार्ड देते हुए बोला। आप कैश पे कर दीजिए। वो वेटर अमायरा को नाराज नहीं करना चाहता था क्योंकि अमायरा यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी थी और हर बार वो लाखों का बिल देती थी। अमायरा हैरान हो गई और बोली, ये कैसे हो सकता है, कार्ड में अभी भी बहुत पैसे हैं, लिमिट के हिसाब से फिर कार्ड डिक्लाइन कैसे हो सकता है। एक बार और ट्राई करो, शायद तुम्हारी मशीन में ही कुछ खराबी होगी। अमायरा की बात सुनकर वो स्टाफना में सिर हिलाकर बोला, नहीं मैम, बाकी सबकी पेमेंट हो रही है, आपकी कार्ड में ही प्रॉब्लम है या फिर ब्लॉक कर दी गई है, आप दूसरे कार्ड या कैश दे दीजिए। अमायरा को गुस्सा आ रहा था। ये कार्ड उसे संजीत ने दिया था, इसमें बहुत पैसे थे, कार्ड कैसे ब्लॉक हो सकता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने दूसरा कार्ड निकाला और स्टाफ को दे दिया। स्टाफ ने जल्दी से उस कार्ड को पेमेंट के लिए लेकर स्वाइप किया। स्टाफ ने कार्ड को अमायरा को वापस दे दिया और थैंक यू मैम बोलकर चला गया। पर अमायरा की मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था क्योंकि ये कार्ड उसके डैड ने दिया था, पर इसमें बस हर महीने लिमिट के हिसाब से पैसे आते थे। उनकी फैमिली ज़्यादा रिच नहीं थी, वो तो इंडिया की टॉप 10 बिजनेस फैमिली में भी नहीं आ पाते थे हर साल। पर संजीत, उसका बॉयफ्रेंड, दुनिया की सबसे रिच फैमिली से था। उसे इसी बात का क्या घमंड था, वो अपने डैड के अलाउ किए पैसे को खर्च भी नहीं करती थी क्योंकि संजीत ने उसे गोल्डन कार्ड दे रखा था। वो संजीत के दिया कार्ड से ही बिल पे करती थी, शॉपिंग करती थी। उसने अपने डैड के दिए उस कार्ड को रखा क्योंकि उस कार्ड में सिर्फ 5 लाख था और एक ही बार में आज वो सारा पैसा खर्च हो गया था क्योंकि यहाँ वाइन, खाना सब कुछ महंगा था और बुकिंग के लिए भी 1 लाख चार्जेस लगता था। अमायरा, क्या कार्ड को सच में संजीत जीजू ने ब्लॉक कर दिया है? लीजा ने पूछा क्योंकि ज़्यादातर पार्टी में अमायरा उनके लिए पेमेंट कर देती थी और हर बार वो अपने कार्ड का दिखावा करती थी कि कैसे संजीत ने उसे गोल्डन कार्ड दिया। वो उसे कितना प्यार करता है, जो उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता है, और आज देखो कार्ड ही ब्लॉक कर दिया।
सभी लड़कियां जिन्हें अमायरा ने पहले नीचा दिखाया था, भले ही वो बाहर से कुछ नहीं बोल रही थी, पर दिल ही दिल में सब अमायरा की मजाक उड़ा रहे थे। अमायरा को इस वक्त अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। उसने गुस्से से दांत पीस लिया, फिर भी स्माइल करके बोली, शायद कार में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कल इसे चेक करूंगी। इतना कहकर अमायरा उठकर बिना बाय बोले बाहर चली गई। उसकी जाने के बाद उसकी दोस्त उसके बारे में गॉसिप करने लगी। जरूर अब मिस्टर संजीत रायजादा को अमायरा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अमोरा की एक दोस्त बोली। तो उसके पास बैठी लड़की बोली, बिल्कुल, भला कोई अमायरा के साथ ज्यादा देर क्यों रहेगा। मिस्टर संजीत रायजादा फैमिली के बेटे हैं और अमायरा की फैमिली बैकग्राउंड तो हम में से कुछ दोस्तों की फैमिली बैकग्राउंड से भी नीचे है। बस तुम सब ऐसी बातें मत करो, क्या पता वो दोनों फिर से एक साथ आ जाए या उन दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो, इसलिए संजीत जी उसे इग्नोर कर रहे हो। अगर दोनों फिर से साथ में आ गए और तुम सब जो बात कर रहे हो उन्हें पता चल गया तो क्या तुम्हें पता है क्या होगा। संजीत रायजादा हमारी फैमिली और बिजनेस को भी एक झटके में बर्बाद कर सकता है। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी थोड़े डर गए और चुप हो गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त रूही की ट्रीटमेंट हो गई थी और विपुल जी, शिखा जी, अमृत, नेहा, अर्जित रूही की रूम में बैठे हुए थे। सरिता जी और नीरज जी अभी घर के लिए निकल रहे थे। अर्जित रूही के पास बैठा था। रूही का चेहरा पीला पड़ गया था। मोम, डैड, भाई, आपने देखा रूही की हालत कितनी खराब है। प्रिंसेस की चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ है। फिर भी नियति किस तरह से रूही को ब्लेम कर रही थी। मुझे पता है कि हम सब ने बचपन में उसके साथ बहुत गलत किया है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो अपना सारा गुस्सा प्रिंसेस पर निकालेगी। जब से वो आए हैं तब से हम सब ने माफ़ी तो मांगा है ना उससे, फिर भी वो हमें माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। उसने फिर से सबके सामने रूही को बेइज्जत किया। रूही की मेंटल हेल्थ पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कहीं उसने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की तो। उसकी बात सुनकर विपुल जी, शिखा जी सच में थोड़े डर गए। वो नियति की दोषी थे, पर वो नहीं चाहते थे कि रूही अपने आप को कुछ कर ले। वही रूही जो अनेक बंद करके लेटी हुई थी, पर वो सोई नहीं थी, बस एक्टिंग कर रही थी। वो अर्जित की बातें सुन रही थी। इस वक्त वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी। वो चाहती थी उसके मोम, डैड और अमृत भाई के दिल में जो नियति के लिए थोड़ी गिल्ट है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, और जो वो तीनों नियति की तरफ थोड़े झुकेंगे लगे थे वो भी बंद हो जाए। वो अपनी मोम, डैड भाई को उस नियति के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती थी, पर शायद वो भूल चुकी थी। नियति ने तो कह दिया था कि उसे ऐसे घटिया माँ बाप भाई की प्यार नहीं चाहिए। विपुल जी, शिखा जी, सिर ये दोनों भाइयों से प्यार करे या ना करे नियति को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। नियति ना तो इन सब का प्यार चाहती थी ना साथ चाहती थी। तभी विपुल जी अर्जित को डांटते हुए बोले, अर्जित अभी कुछ ज्यादा मत बोलो, और याद रखो इसमें नियति की कोई गलती नहीं है जो हो रहा है, और नियति की हमारे लिए जो इतनी नफरत है उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। क्या तुमने नियति की बात नहीं सुना? क्या जब उसे चोट लगी तब हम में से कोई उसके साथ था? क्या हम में से किसी ने उसकी परवाह की? क्या एक बार किसी ने उससे पूछा वो कैसी है? क्या हम सब में से किसी ने उसे हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर आए? नहीं ना, हम सब ने नियति के लिए कुछ भी नहीं किया, तो वो क्यों हम सब को माफ करेगी? और जो भी हुआ उसकी वजह वो रूही को मानती है, और हम इसे नहीं बदल सकते। हम सब ने रूही की प्यार में नियति को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, तो ये तो जाहिर सी बात है कि नियति रूही से सबसे ज्यादा नफरत करेगी। पर तुम नियति को इसके लिए दोष नहीं दे सकते, और ना ही तुम यहाँ से जाकर कुछ उसे सवाल करना। और भूलो मत, वो पहली वाली छोटी सी नियति नहीं है जो हमारे पीछे हमारे प्यार के लिए भागती थी। नियति की अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। हमारी कंपनी भी शायद उसकी नज़रों में कुछ नहीं है, और क्या तुम सोचते हो कि अगर वो चाहे तो तुम्हें बैन नहीं करवा सकती? पर शायद अभी भी उसके दिल में फैमिली के लिए थोड़ी वैल्यू थी, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। या शायद वो तुम्हारी दादाजी दादी माँ को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती है, इसलिए अपना गुस्सा नियति बच्ची के सामने मत दिखाना। विपुल जी बोले। उनकी आंखों में आंसू था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे। एक तरफ उनकी बड़ी बेटी जिसे उन्होंने बचपन से प्रिंसेस की तरह पाला, और दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी जिसे उन्होंने बचपन से इतना हद कर दिया है कि वो उन सब से नफरत करती है।
दुख उन्हें इस बात का हो रहा था कि सालों से उन्हें ये बात समझ में नहीं आई थी कि नियति कितनी छोटी बच्ची थी। अगर बचपन में वो रूही की जितना ही ध्यान नियति पर देते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, और ना ही नियति उनसे इतनी नफरत करती। अमृत भी यही सोच रहा था। शिखा जी की आंखों में भी आंसू था। वो तो असमंजस में थी। धीरे धीरे उन्हें और ज्यादा बुरा लग रहा था। वो ये सोचने पर मजबूर हो रही थी, अगर वो रूही और अमृत अर्जित से ज्यादा प्यार नियति से करती तो उनकी बच्ची उनसे नफरत नहीं करती। उन्हें अब सच में विपुल जी की नाराजगी की वजह से उन्होंने जो गलत डिसीजन लिया था उसके लिए पछतावा हो रहा था। बस नेहा ही चुप थी। वो अर्जित की बातों से सहमत थी। उसे नियति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। अगर रूही रायजादा फैमिली में शादी करती तो सबसे बड़ा फायदा उसे ही होता। वही रूही जो आंखें बंद कर सोने की एक्टिंग कर रही थी। ब्लैंकेट के अंदर उसने गुस्से से मुठियां भींच रखा था। क्यों उसके डैड को क्यों उस लड़की के बारे में परवाह है? वही नियति अपनी रूम में बैठी थी और ये सब कुछ आपने लैपटॉप में देख रही थी। विपुल जी की बात सुनकर और शिखा जी की चेहरे को देखकर वो डेविल स्माइल करते हुए बोली, ये तो शुरुआत है, ज्यादा दिन नहीं लगेगी तुम सबकी रिश्तों को बर्बाद करने में। खास करके मिसेस शिखा शेखावत, सबसे पहली टारगेट तो मेरे लिए आप ही है। आपके बीच जो दो कौड़ी का प्यार का रिश्ता है, अगर उसे बर्बाद नहीं कर दिया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये देखने में बहुत मजा आएगा जब मिसेस शिखा शेखावत को अपने ही प्यारे पति और बच्चों पर सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, या फिर थोड़ी नफरत की चिंगारी जिसे हवा देने पर इसकी लपटें दहेक उठेगी और आपके बीच प्यार के रिश्ते जलकर स्वाहा हो जाएंगे। उठा कहकर नियति शैतान की तरह हंसने लगी। टू बी कंटिन्यूड।